नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। केंद्र सरकार की ओर से 14 तारीख के लॉकडाउन को अब बढ़ा दिया गया है 3 मई तक, और इस बीच केंद्र सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस लॉकडाउन 2 के लिए जारी की है। तो आज समझेंगे कि इन गाइडलाइंस की जरूरत क्यों थी, इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर, अलग अलग सेक्टर्स पर क्या देखने जा रहा है और क्या तस्वीर बदलेगी इन नई गाइडलाइंस के जरिए। और हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दीपशिखा सिकरवार हैं, जो कि सीनियर एडिटर है इकोनॉमिक टाइम्स से। दीपशिखा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुभाष चंद्र पांडे जी हैं, जो कि फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ अनिल चौधरी जी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आपसे बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सुभाष सर आपसे करना चाहूंगा। लॉकडाउन 2 का ऐलान हुआ था और जिस तरीके से हमने लॉकडाउन 1 में देखा था, ऐसा कहा जा रहा था, डिमांड भी थी अलग अलग सेक्टर से, इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से भी, कि कुछ सहूलियतें कुछ सेक्टर्स को मिलनी चाहिए। नई गाइडलाइंस आप आज जारी हुई हैं, कैसे इन्हें देखते हैं और कितनी ज्यादा जरूरत थी लॉकडाउन 2 के लिए? देखिए, जब लॉकडाउन 1 अनाउंस हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान है तो जहान है, और वो उस समय के लिए सब तरफ से लॉकडाउन करके हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इंटेंसिव टेस्टिंग, इस पर जोर दिया गया। और इस अवधि में जब हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई हो गए हैं, तब ये चेंज किया गया है कि जान भी और जहान भी। तो सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स दोनों कैसे हो, इस पर है, और इसलिए पर्याप्त समय रहेगा ताकि फार्म, फैक्ट्री, ऑफिसेज और लॉजिस्टिक्स ये शुरू हो सकें। भले ही रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ना शुरू हो, लेकिन और जो भी इकोनॉमिक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं वो शुरू हो, क्योंकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी समय से न्यू इकोनॉमी के साथ एसेट लाइट और लीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ती है। उसमें बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखना, चाहे रॉ मटेरियल की, इंटरमीडिएट्स की, संभव नहीं होता है। तो ये इसलिए ये स्टार्ट करना जरूरी है ताकि जब लॉकडाउन अंततः खुले तो इन्वेंट्रीज तैयार हों और बाजार सुचारू रूप से चल सके, और लॉजिस्टिक्स तो जरूरी है जी। अनिल सर, क्योंकि एक तरफ सरकार के सामने चुनौती ये भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे और संक्रमण को फैलने से रोका जाए, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो भी निर्देश हैं उनको लागू कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर नई गाइडलाइंस का ऐलान, जरूरत क्या ऐसा लगता है कि ये भी थी कि सप्लाई चेन को मेंटेन करना, या फिर जो इन्वेंट्रीज है, जैसे कि सुभाष सर कह रहे हैं, उनको एक बार फिर से देखना, चेक करना, और उसके लिए जरूरत थी जो डिमांड है उसको अगर कंप्लीट करना है, उसके बराबर पर खड़ा करना है सप्लाई चेन को, तो बहुत जरूरत थी उद्योग, या मैं कहूं कि एग्रीकल्चर, कुछ खास सेक्टरों में थोड़ी सी हिदायत की। कविन जी, आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा है? जी जी कविन जी, देखिए, ऐसा है जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में 60% लोग जो हैं वो अभी भी फार्मिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और ये फार्म चलाते हैं, जो रोजमर्रा कमाते हैं और खाते हैं। सबसे ज्यादा उनका ध्यान रखना चाहिए था, वो रखा गया है इसमें, लेकिन जान की रक्षा पहले। आप देखिए, पूरे अंतरराष्ट्रीय, जहां पर डेवलप्ड नेशंस भी मात खा गए, पूरी तरह पछाड़ के नीचे गिरे हैं, उन्होंने ये लॉकडाउन बहुत देर में शुरू किया, कुछ ने तो किया ही नहीं। हमने जल्दी किया, इसकी वजह से हमारी काफी रक्षा हो गई जान की। अब देखना है उन लोगों का जो सबसे नीचे वर्ग के डेली वर्कर्स जो थे, जो उनको पूरी तरह मार पड़ी है, जो देख रहे हैं अब, जो माइग्रेंट लेबरर्स थे शहरों में, वो भाग रहे हैं गांव की तरफ। उनके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए सामग्री नहीं है। सामग्री का जुटाव किया गया है, जगह जगह पे किया गया है, लेकिन इतने ज्यादा फैले हुए थे कि उनको हर जगह पहुंचाना मुश्किल था। तो अब धीरे धीरे करके स्थिति नियंत्रण में आएगी,
और ये अच्छा है ये कदम जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये एक्ट पास हुआ था और एनडीएमए अथॉरिटी बनी थी होम मिनिस्ट्री के अंदर, तो वही ये उसमें ये होम सेक्रेटरी उसके चेयरमैन भी हैं, उसी के तहत उन्होंने ये लागू किए हैं। और ये लागू मतलब ये अनिवार्य है इनको फॉलो करना, और मशवरे के बाद किया गया, से सबसे विचार विमर्श किया गया, उसके बाद किया गया ये है कि हाँ लॉकडाउन चलना चाहिए, लेकिन देखेंगे जो जगह इससे प्रभावित नहीं है, कई जिले हैं, 100 से ज्यादा जिले हैं हमारे देश में जहां पर ये कोविड आया ही नहीं, इसका आया नहीं है, वहां पर आप शुरू कर सकते हैं, फार्मिंग शुरू कर दें, जो वहाँ इंडस्ट्रीज हैं वो शुरू कर दें, बहुत जरूरी है। वो शुरू होगा तो धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे फिर से आएगी, ये मेरा ख्याल है। सोच रहे हैं दीपशिखा, क्योंकि इकोनॉमी के लिहाज से भी समझें अगर, तो पहले मैं इंडस्ट्री पर आना चाह रहा हूँ, जिनको इस गाइडलाइंस में सहूलियत देने की बात कही गई, हालांकि एहतियात के साथ, कुछ शर्तों के साथ में, वो कितनी ज्यादा आपको लगता है कि जरूरी थी, और उसका इम्पैक्ट किस तरीके से देखते हैं आम पब्लिक पर और इकोनॉमी पर भी? रविंद्र, सबसे जो अहम चीज है जो ये गाइडलाइंस आई हैं, इसमें बिल्कुल क्लियर है कि जहां पे हॉटस्पॉट्स हैं या जो रेड जोन्स हैं वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं, और इसके अलावा जो है एक्टिविटी की जा सकती है। और चूंकि इकोनॉमी पे आप ये देखेंगे कि सप्लाई चेन्स हमारे हर जगह बहुत इंटीग्रेटेड होती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल एक तेल का पैकेट ले ले, तो अगर तेल मिल चालू की जा रही है तो वो जिस पैकेट में या जिस बॉटल में आता है उसकी भी जरूरत पड़ेगी, उस बॉटल को बनाने के लिए जो प्लास्टिक लगता है उसकी भी जरूरत पड़ेगी, उस पे जो रैपर लगता है कागज का उसकी भी जरूरत पड़ेगी, उस पे प्रिंटिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो पूरी चेन जो है वो एकदम बंद कर दी गई थी, और उसका जो अर्थव्यवस्था पे पूरे प्रभाव पड़ता है वो तो अलग ही है, उसके अलावा सप्लाई चेन्स पर भी प्रभाव पड़ता है। और चूंकि अगर लॉकडाउन इफेक्टिव होता है और हमारे जो नंबर्स हैं वो कंट्रोल में रहते हैं, तो हमें लॉकडाउन कभी ना कभी तो हमें खोलना है, और 3 मई की तारीख दी गई है। तो 3 मई पे अगर हम बोलेंगे कि इंडस्ट्री को खुल जाना है, तो इंडस्ट्री भी तैयार नहीं होगी, तो उद्योग जगत को भी समय दिया गया है। और सबसे जो अहमियत दी गई है कि कृषि क्षेत्र, रबी की फसल जो है बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है, कटाई होनी है, कटाई के साथ साथ प्रोक्योरमेंट होना है। अब प्रोक्योरमेंट के साथ साथ बहुत सारी और गतिविधियां और भी उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज को खोलना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आप खड़ी फसल है उसका किसान क्या करेंगे, उसका और बहुत बड़ा रानिफिकेशन होगा अर्थव्यवस्था पर। तो इन सारी चीजों को, सबसे अहम है कृषि क्षेत्र, दूसरा है रूरल क्षेत्र। गांव में अभी तक ये देखा जा रहा है कि इफेक्ट नहीं है, उतना ज्यादा पहुंचा नहीं है, अर्बन सेंटर्स में ही है ये बीमारी। तो गांव में जो फैक्ट्रीज हैं शहर के बाहर हैं, उन्हें ऑपरेट करने में कोई परेशानी नहीं है, वो सारे अपने तरीके से करें तो वो हो जाएगा। ओके सुभाष सर, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत अहम रहा है, और जैसे कि कहा चौधरी सर ने भी कि करीब 60% से ज्यादा आबादी अभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ लगी हुई है। यहाँ जो रियायत दी गई, क्योंकि यहाँ पर अवेयरनेस भी चाहिए होगी, और जोन के हिसाब से जो सहूलियत देने की बात की गई है 20 तारीख के बाद में, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा उस वक्त नजर आने वाली है, और किसके लिए ज्यादा चैलेंजिंग होगा वहां पर इसे इम्प्लीमेंट करवाना, जो शायद सबसे अहम हो? देखिए, फार्म एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और फैक्ट्री एक्टिविटी, इन सब में जो एक अंडरलाइंग मैंडेट है वो ये है कि या तो जो उसके वर्कर्स हैं वो उसी प्रेमिसेस में रह रहे हों, या उनके लाने ले जाने की व्यवस्था भी एम्प्लॉयर्स करें। तो अभी जैसा कि रबी फसल की बात उठी थी, तो जब ये सीजन अभी शुरू हुआ था बैसाखी से पहले और ये फसल खड़ी है, तो काफी हद तक तो पंजाब में इसका मैकेनाइजेशन हो चुका है, हार्वेस्टिंग का। मैनुअल लेबर पर डिपेंडेंस सालों साल कम होती जा रही है, और यही एक वजह है जिसकी वजह से
राइस स्टॉक बर्निंग का इशू आता है, नवंबर में एयर पोल्यूशन का इशू आता है। तो ये मैनुअल लेबर पर डिपेंडेंस उतनी नहीं है जैसी आज से 20 साल पहले होती थी, 25 साल बड़े, लेकिन फिर भी है। तो वो फैक्ट्री सेटअप में भी जहां पर कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है, इवन बाय वियरिंग ओवरऑल्स फॉर द जनरल हाइजीन, तो या फेस मास्क ऑफ एनी टाइप, तो क्लोज प्रॉक्सिटी में भी काम हो सकता है। तो ज्यादातर दिक्कत तब आती है ट्रांसपोर्टेशन में, वर्क प्लेस टू होम एंड बैक। तो क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, मेट्रो बंद है, रेलवे बंद है, तो इसलिए जहां तक व्यवस्था हो सकती है ट्रांसपोर्ट ऑफ वर्कर्स की, या वर्कर्स उसी एरिया में ही रह रहे हो, एक इनक्लोज्ड एरिया में, और सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये अब रहते हुए फार्मिंग एक्टिविटीज तो हो गई। अगर फार्मिंग एक्टिविटी हार्वेस्टिंग नहीं होगी तो अभी तो फूड कॉर्पोरेशन के गोदाम भरे हुए हैं, बफर स्टॉक नॉर्म से कहीं ज्यादा है, लेकिन फूड सिक्योरिटी के चैलेंज तो इसमें है कि वो बफर स्टॉक्स को रिप्लेनिश भी किया जाए, अन्यथा सारा जो हमारी स्कीम है हेल्प देने की, वो सब गड़बड़ा जाएगी। तो इसलिए फार्म फैक्ट्री दोनों को इसमें प्राथमिकता दी। जहां पर भी हॉटस्पॉट नहीं है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जहां वर्कर्स उसी सेटअप में रह सकते हैं, वो उनको धीरे धीरे खोला जाएगा। अनिल सर, क्योंकि हमने पिछले जो लॉकडाउन का पहला का पीरियड था उसमें हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली, चिंता वाली बात थी, वो थी कि लेबर या श्रमिक वर्ग का पलायन शहरों से अपने घरों की तरफ। और जिस तरीके से सरकारों ने, स्थानीय सरकारों ने कोशिश की, वो हालांकि बड़े प्रयास थे, लेकिन शायद उन सब तक मदद नहीं पहुंची। क्या यही वजह है कि मैं देख रहा था इन गाइडलाइंस को, जो छोटे वर्कर हैं, चाहे वो प्लम्बर का काम करने वाला हो, इलेक्ट्रीशियन हो, यहाँ तक इनको भी छूट देने की बात कही गई है। साथ ही मनरेगा के काम को दोबारा शुरू करना, कंस्ट्रक्शन का वर्क जो प्रोजेक्ट लगे हुए वहां पर भी, यानी कि इन श्रमिकों को खासतौर पर सरकार की नई गाइडलाइंस में प्राथमिकता मिली है। देखिए, बहुत ही ये जरूरी था कि जिनको डेली लेबरर्स हैं उनको बारे में सोचा जाए कि वो सब भागेंगे। जब उनकी कमाई का जरिया खत्म हो गया, सब अपने गांव भागते हैं, भाई वहां पहुंचो तो कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा, भागे। तो लोगों ने इंतजाम किया, जहां नहीं हुआ वहां ज्यादा परेशानी हुई, लेकिन जहां पे तैयारी थी वहां ठीक रहा। अब देखिए, रसद सामग्री, खाद्य सामग्री सब जगह जा रही है, गुड्स ट्रेन स्टार्ट हो गई हैं, ट्रक स्टार्ट हो गए हैं, 2 ट्रक ड्राइवर और 1 हेल्पर अलाउड है हाईवेज पे, और मोटर गैराजेस खुल गए हैं, ढाबे भी खुल गए हैं। तो ये बात है कि सब जगह जाएगी। लेकिन हाँ, जैसा कि कहा उन्होंने, उनको तो बनाना भी पड़ेगा ना। जो ले जा रहे हैं माल, वो बनेगा कैसे? वो वहां बनाना शुरू करिए जहां पर इसका इफेक्ट नहीं है अभी तक। कई रूरल एरियाज है, महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज हैं, बहुत है, और वहाँ करीब करीब मैंने सुना है कि कई जिले हैं, 17, 18 या शायद 19 जिले हैं जहां पर इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं है। वहां आप इंडस्ट्रीज शुरू करें और वो बनते रहे सामान और पहुंचाते रहे ये ट्रक्स वाले और गुड्स ट्रेन वाले, तो काफी राहत मिलेगी, पूरे देश को राहत मिलेगी। लेकिन ये भी जरूरी है कि जो पालन इसका बहुत सख्ती से होना चाहिए। हमारे यहाँ देखिए, अब जगह जगह अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरीके से इसका पालन हो रहा है। केरला में सबसे अच्छा हो रहा है, इसलिए वहां पर सबसे पहला केस वहीं हुआ था, लेकिन अब देखिए सबसे कम हो रहा है वहां पर, और जगह हो रहा है, और जहां पर कम पालन हो रहा है वहां ज्यादा हो रहा है। दिल्ली में देखो, दिल्ली में ठीक है, वहां पर जमघट हुआ था, वहां से फैला था, उसके अलावा भी लोग इतना पालन नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। मेरे हिसाब से लोगों को घर में रहना चाहिए। दिल्ली वाले तो इतने खुशकिस्मत हैं, सब मिल रहे हैं, प्रोविजंस मिल रहे हैं, सब्जी वाले ठेले आ रहे हैं, फल वाले आ रहे हैं, दूध मिल रहा है जगह जगह, तो फिर बाहर निकलने की क्या जरूरत है? तो सख्ती करनी चाहिए, और एनडीएमए एक्ट के तहत जो पुलिस को पावर्स दी गई हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। पुलिस को, बीट पुलिस वाले जो हैं वो घूमते रहे और देखते रहे। हाँ भाई, दवाई लेने जा रहे हैं जरूर, और अगर कोई आप फल लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, कई लोग निकल जाते हैं सिर्फ ऐसे ही घूमने घामने, गाड़ी उठाई और निकल गए, वो बंद होना चाहिए। अपनी जान
जोखिम में डाल रहे हैं, पड़ोसियों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, पूरे एक दफे कम्युनिटी में फैला तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है इसको चलाना, सख्ती से चलाना और छूट देना वहां जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो, और वहां पर जैसे कि राबी क्रॉप तैयार है, वो फसल की कटाई माइग्रेंट लेबर्स करते हैं पंजाब में, वहां पंजाब के सिख लोग नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मशीनरी भी लगाई गई है, कई जगह कटाई मशीन से होगी, ये अच्छा है। और मंडियों में अनाज का रक्षा करी जाएगी, अनाज की कमी होगी, मान के चलना चाहिए। हरियाणा, पंजाब, यूपी में जहां होता है गेहूं, वहां पर उसकी कटाई की मुश्किल है। लेकिन चैलेंज बड़ा है, क्योंकि दीपशिखा जिस तरीके से इन हिदायतों को या इन मैं नई गाइडलाइंस को कहूं, बहुत बड़ा चैलेंज होगा उन कंपनियों के लिए भी शायद, जिन्हें शुरू करना है अपनी सर्विसेज को, छोटी यूनिट्स को, एग्रीकल्चर या हो मैं कहूं, या फिर पैकेट फूड की बात हो या फिर दूसरे पैकेजिंग की बात हो रही हो। ऐसे में किस तरीके से आपको लगता है कि जो पतली बहुत माइन्यूट सी एक लाइन है उस पर चलना होगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हो जो उन्हें छूट दे, या फिर वो इंडस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हो जो कि इसे चलाना चाह रहे हो? अविन जी, एक चीज तो है कि अगर आप गाइडलाइंस देखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने निकाला है, उसमें पहली चीज जो है 20 तारीख तक सब राज्य और सब शहरों के जो है उसका स्टेटस एक रिपोर्ट दिया जाएगा, सबका असेसमेंट किया जाएगा। उसके बाद उन जगहों पे उस ही लेवल का ओपनिंग अप होगा। तो इंडस्ट्री के लिए अब देखिए कि अगर हम एक शहर का उदाहरण ले लेते हैं, या मुंबई जैसा शहर है, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, वहां पे बीच बीच में कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा ये बीमारी का है, वहां हॉटस्पॉट्स हैं काफी ज्यादा, और कुछ ऐसे हो सकता है किसी का फैक्ट्री उसके आसपास में हो, तो मूवमेंट और उस तरह का सप्लाई का मूवमेंट, लोगों को लाना ले जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपको हो सकता है आपके फैक्ट्री के वर्कर्स चले गए हैं, अब आपको फैक्ट्री को दोबारा शुरू करना है, अब वर्कर्स को कैसे लाएंगे? ये सारे लॉजिस्टिक्स जो हैं, इसके लिए तैयारी करने में इंडस्ट्री को समय लगेगा। और जब सरकार और इंडस्ट्री के बीच बातचीत चल रही थी कि लॉकडाउन जब खोला जाए तो किस तरह से खोला जाए, तो इंडस्ट्री ने यही कहा था सरकार को कि आपको उद्योग जगत को समय देना पड़ेगा खोलने के लिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे वर्कर्स चले गए हैं, अब उनको वापस लाने में उतना समय लगेगा। दूसरा चीज है कि इस पूरे गाइडलाइन को, और जो ये पूरा रोड मैप निकल के आएगा कि इस शहर में ये 7-8 हॉटस्पॉट्स हैं, ये नो गो जोन्स हैं, यहाँ नहीं मूवमेंट हो सकता है, ये रेड जोन्स हैं, तो ये सारी चीजें जो है उद्योग जगत को भी फिगर आउट करने में समय लगेगा। और उसी के लिए ये बनाया गया है कि हफ्ता भर का समय है जब तक ये असेसमेंट रिपोर्ट आती है, और ये असेसमेंट होने के बाद उद्योग जगत को बता दिया जाएगा कि ये जोन्स आए हैं, आप यहाँ पे ये ऑपरेशन कर सकते हैं। उनके लिए भी ये बहुत क्लैरिटी के साथ उनको बताया जाएगा, और उनके पास समय है 3 तारीख तक लॉकडाउन खुलने तक कि वो अपने जो हिसाब किताब उनको करना है, अरेंजमेंट करना है, वर्कर को लाने का, फैक्ट्री को चालू कैसे करना है, किस तरह से, उस सब के लिए उनको समय दिया जा रहा है। सुभाष साहब, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए जैसे कि दीपशिखा ने कहा, बहुत अहम पॉइंट ये भी है कि अचानक से किसी इंडस्ट्री को फुल कैपेसिटी में शुरू कर देना नामुमकिन है, और फेज वाइज तरीके से जो इंडस्ट्री ने मांग की थी, सरकार ने उसके लिए कुछ रास्ता सुझाया है। लेकिन यहाँ पर भी समस्या वही आती है कि अभी हमने देखा कि जो श्रमिक वर्ग है वो शहरों से, फैक्ट्री वाले इलाकों से अपनी गांवों की तरफ मूव किया। अब अगर 20 के बाद कुछ भी कितने भी जोन पर अगर ये शुरू होता है, तो क्या वो समस्या वापस नहीं खड़ी हो सकती? इसकी आशंका कितनी कम या ज्यादा है, और उससे बचने के लिए क्या और अतिरिक्त कदम आपको लगता है जो उठाने चाहिए? नहीं, देखिए, पहली चीज तो मैं ये साफ कर दूं कि जहां तक माल की ढुलाई का सवाल है, वो तो लॉकडाउन फेज 1 में भी केंद्रीय सरकार की तरफ से उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। पैसेंजर ट्रेन्स रोकी गई थी, गुड्स ट्रेन नहीं रोकी गई थी, और ट्रक्स के लिए तो टोल नाकों पर भी सारी बंदिशें खत्म कर दी गई। तो और केंद्र सरकार ने बार बार इस बारे में कहा है कि इसमें किसी तरह का वो ना करें कि ये एसेंशियल गुड्स हैं या नॉन एसेंशियल गुड्स हैं, गुड्स मूवमेंट किसी तरह का भी हो उसको बाधित न किया जाए।
तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, दीपशिखा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सप्लाई चेन के जहां इश्यूज हैं, अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, पैकिंग मटेरियल नहीं है, तो फैक्ट्री के अंदर कैपेसिटी होते हुए भी आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि माल के लाने ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो केवल कंसर्न ये है कि वर्कर्स को अरेंज करने का। अगर वर्कर्स आपके फैक्ट्री प्रेमिसेस में ही, अगर आप जैसे और किसी जगह क्वारंटाइन किया गया है, किसी स्कूल में क्वारंटाइन किया गया है, किसी और जगह किया गया है, तो अगर वो फैक्ट्री प्रेमिसेस में, फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं कई बड़ी बड़ी, इनके टाउनशिप्स हैं जहां पर ऐसे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस टेम्परेरी क्रिएट किया सकते हैं कि जहां पर वर्कर्स जो नॉर्मल कोर्स है डे टू डे कम्यूटिंग का, उसको छोड़कर टेम्परेरली वो उसी क्लोज प्रेमिसेस में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करती है। तो यही एक मॉडल है जिससे कि प्रोडक्शन रिस्टार्ट हो सकता है। अगर कोई ये सोचिए कि जैसे पहले जैसे वर्कर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, वो उस पर वो तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि पैसेंजर मूवमेंट, ह्यूमन मूवमेंट पर तो रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे ही रहेंगे और गुड्स मूवमेंट पर नहीं होंगे। तो इसको बैलेंस करके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके हर फैक्ट्री ओनर को, फार्म ओनर को ये डिसाइड करना है कि वो क्या शुरू कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। और इसलिए बड़ी अच्छी बात है कि होम मिनिस्ट्री के लेवल पर दिल्ली में बैठकर हम ब्रॉड गाइडलाइंस दे सकते हैं। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन विल बी डिपेंड ऑन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। दीपशिखा, और जिस तरीके से गाइडलाइंस आई है, और गाइडलाइंस आने के साथ साथ हमने कुछ राज्यों में देखा जहां पर पलायन के लिए कुछ श्रमिक वर्ग ज्यादा नजर आया, कोशिश कर रहा था, कुछ जगहों पर स्थानीय पुलिस के साथ कि उन्होंने झड़प भी हुई। गाइडलाइंस के साथ साथ कहीं ये सुकून भी देगा, जो रोकने की कोशिश थी उन्हें रोकने के लिए मोटिवेट भी करेगी उन लेबर को उन शहरों में जो कि शायद सोच रहे थे कि लॉकडाउन बहुत लंबा हो, या जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनी है, जो काम कब होगा इसकी कोई उन्हें कहूं कि निश्चितता नहीं थी। गाइडलाइंस और जो देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, और हमारे यहाँ बहुत एक बड़ा वर्ग है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जिसमें और आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है उसमें आपके माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं। तो कृषि में भी बहुत हद तक जो कटाई के लिए मजदूर आते हैं वो भी माइग्रेंट होते हैं। तो जगह जगह पर अलग अलग राज्यों से लोग माइग्रेट करके ये वर्कर्स गए हुए हैं। अब फैक्ट्रियां अगर बंद होंगी तो एक तरफ तो जो व्यवसायी है, और हालांकि सरकार की तरफ से बराबर ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आप मजदूरों, आप नौकरियों से नहीं निकालिए लोगों को, उनकी तनख्वाहें मत काटिए, उनको देते रहिए। लेकिन जो व्यवसायी वर्ग है वो भी अपना जो व्यवसाय है वो बंद करके बैठा हुआ है, उसको भी आगे कोई अगर उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है तो उसके लिए वो कर्ज लेकर के तनख्वाहें नहीं देगा। जो टेम्पररी वर्कर्स हैं वो, तो ये जो एक एप्रीहेंशन और ये डर लोगों के मन में था माइग्रेंट वर्कर्स के, और दूसरा अब ये उम्मीद रहेगी उनको कि काम शुरू होने जा रहा है। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर एक प्रोजेक्ट है जहां पे मजदूर रहते हैं उसको शुरू किया जा सकता है, क्योंकि मजदूर वहीं रह रहे हैं, कहीं उनको ट्रैवल नहीं करना है। और दूसरा है कि फैक्ट्री प्रीमाइज जो है एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं, वहां पर भी बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं। आपने देखा कि सूरत में ये चीज देखने में आई, वहां प्रदर्शन किया गया वर्कर्स के द्वारा कि वहां वो कढ़ाई के उद्योग में जुड़े हुए थे और वहां काम नहीं हो रहा है। तो अगर इस तरह का काम, इस तरह की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी तो ये जो आशंकाएं थी लोगों के मन में, खासतौर पे इस वर्ग के मन में, वो काफी हद तक निश्चिंतता आएगी कि नहीं, हमारी नौकरी अभी बरकरार है, हमें काम मिलता रहेगा, अगर नौकरी नहीं है टेम्पररी वर्क मिलता रहेगा कुछ ना कुछ आगे। तो ये जो एक अचानक से डर सा लोगों में फैल गया था, वो उसको थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी इससे। अनिल सर, एक आखिरी सवाल सर आपसे, क्योंकि गाइडलाइंस एमएचए की ओर से है, लागू करना है सरकारों को और स्थानीय प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देश का पालन भी होता रहे और सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक जिन्हें रियायत दी गई है उन्हें उसका लाभ भी मिले। कितनी बड़ी चुनौती दिखती है आपको? कविन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इन गाइडलाइन ने
पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को इसको लागू करने की। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, कमिश्नर्स जो है वो करेंगे, और जहां पर जितना एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा उतनी अच्छी तरह होगा। और ये जैसा कि कहा गया, देखिए मेरा अनुभव जो इंडस्ट्री में है, जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं वो बगल में ही रहते हैं, दूर दूर से नहीं आते हैं। गांव के लोग वहीं पर बसा दिए गए हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टार्ट करने। देखिए जमशेदपुर है, टाटा नगर में ये केस नहीं हुआ है अभी तक, मैंने सुना नहीं, कोविंद का हुआ है। तो वहां पर जितने भी हैं वहीं रहते हैं, तो वही जो है उनके स्किल लेबरर्स जो है स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। लघु उद्योग में भी वहीं के लोगों को ही लिया जाता है, कोई दूर दूर से ट्रेनों से नहीं आते काम करने, पास में ही गांव होते, गांव वाले ही उस पे जाते हैं। तो हाँ, समस्या जटिल है, लेकिन नम हो सकता है, शुरू करवाइए, शुरू करना चाहिए, जहां हो सकता है वहां शुरू किया जाए। हाँ समस्याएं हैं, ट्रेन नहीं चल रही हैं, बसें लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चल रही इंटरस्टेट, लेकिन वहां देखिए उनके पास भी हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ियां हैं, और उनकी इंडस्ट्रीज वालों की अपनी गाड़ियां हैं। तो गांव वालों को लाया जा सकता है डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, एक एक सीट छोड़ के बताए वहां में भी उनको दूर रखा जाए, उनको बताया जाए, मास्क पहनाया जाए, सैनिटाइजर्स दिए जाए। दुनिया भर यही कर रही है, हमने भी देखा है और समझा है। अभी तक काफी हमने समय लिया, मिला है समझने के लिए। 23 मार्च से लेके और अभी तक हमने देखा है, सीखा है, और आगे सीखने वाले हैं। 20 अप्रैल तक जो दिए है मोहलत की, जो जहां पर ठीक काम होगा वहां पर छूट दी जाएगी, और जहां नहीं होगा सख्ती की जाएगी। सही है, मार्गदर्शन ठीक किया है गृह मंत्रालय ने, केंद्रीय सरकार ने, बाकी तो स्टेट्स के ऊपर है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, कैसे लागू करा जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए, समझाने के लिए कि असल में लॉकडाउन 2 के बीच में गृह मंत्रालय ने जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि 20 अप्रैल के बाद जो स्थानीय प्रशासन है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा हॉट जोन के बारे में, संक्रमण के बारे में, और उसे देखते हुए अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में कुछ एहतियाती कदमों के साथ कुछ विभागों को, कुछ सेक्टर्स को छूट मिलेगी। और बहुत अहम होगा कि 20 तारीख के बाद ये तस्वीर कितनी बदलती है और संक्रमण को रोकते हुए हम वापस पटरी की तरफ कैसे लौटते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आप घर पर होंगे, लॉकडाउन 2 का पालन कर रहे होंगे, और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना से बचते हुए अपनी जिंदगी को स्वस्थ तरीके से जी रहे होंगे। आज फिलहाल इतना ही।